अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। द माफिया गैंग, ज़िहान शेख, किस्त नंबर 4। क्या हम अंदर आ जाएं भाई साहब? फरहाद और इमरान साहब सुल्तान साहब के कमरे के बाहर खड़े अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहे थे। हाँ, आ जाएं। इजाज़त मिलते ही दोनों अफराद अंदर दाखिल हुए। सुल्तान साहब अपने सामने बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने सोफे पर बैठने का इशारा किया। आपने क्या बात करनी थी भाई साहब? सोफे पर बैठते ही फरहाद साहब ने पूछा। कशान के रिश्ते के बारे में बात करनी है। उन्होंने बात का आगाज़ किया। तो क्या आपके ज़हन में कोई लड़की है? एक और सवाल किया गया। उन्होंने सर को हल्की सी जुम्बिश दी। ये ज़िद खुर्रम की बेटी है। 2 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई है मेरी। कुछ दिन पहले ही लाहौर से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। वो बता रहे थे कि अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अगर तुम मुनासिब समझो तो क्या हम कशान के लिए बात करें? उन्होंने तफसील बताई। जैसे आपको बेहतर लगे आप वो करें। गोया उन्होंने ये मसला सुल्तान साहब के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, फिर ज़रीब शाह के यहाँ से आ जाने के बाद ही बात करेंगे। एक और बात, मुझसे ये कंपनी अब और नहीं संभाली जाती, इसलिए मैं ये ज़िम्मेदारी आप दोनों के सुपुर्द करके अब सिर्फ आराम करना चाहता हूँ। उनके लहजे में उम्र भर की थकावट थी जिसे दोनों भाइयों ने बखूबी महसूस किया। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं भाई साहब, अब ये ज़िम्मेदारी हमारी है। आपके ज़ईफ़ कंधों पर और बोझ नहीं डालेंगे। इमरान साहब इन्हें मुतमईन कर रहे थे। फैक्ट्री की ज़िम्मेदारी इब्तिहाज के हवाले करना चाहता हूँ, अगर आप दोनों को एतराज़ ना हो। एक नज़र उन पर डालते हुए बोले। भाई साहब, हमें कोई एतराज़ नहीं है। दोनों अफराद बैक वक्त कहा। अच्छा, मैं आराम करना चाहता हूँ, कल बात होगी। उनकी बात को समझते हुए दोनों फर्द कमरे से चले गए। खुशामदीद सुल्तान साहब। ज़रीब शाह उनके गले लगते हुए उनका इस्तकबाल कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आओ अंदर चलें। इनको अंदर आने का रास्ता दिया और मर्द हजरात को ड्राइंग रूम में ले गए, जबकि रुमीसा बेगम खवातीन के लिए हाल में आ गई। बच्चे नहीं आए हैं क्या? यंग जनरेशन को गैर मौजूद देखकर पूछा। हाँ, दरअसल इन्हें आज यूनिवर्सिटी में कुछ काम था, इसलिए वो लोग बाद में आएंगे। सुल्तान साहब ने वजह बयान की। असफर। ज़रीब शाह ने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी। जी साहब। वो भागते हुए कमरे में आया। ये मेरे दोस्त का सामान कमरे में रखवा दो। उन्होंने सुल्तान साहब और उनके भाइयों के बैग्स की तरफ इशारा किया। अभी रखवा देता हूँ साहब। ये कहते हुए उसने बैग्स उठाए और ज़रीब शाह के तैयार शुदा कमरे में रखवा दिया। गुफ्तगू के साथ साथ चाय का दौर भी चल रहा था। माफिया गैंग स्टडी रूम में एक साथ मौजूद थी। वो लोग किसी अहम मिशन के लिए मंसूबाबंदी कर रहे थे। टेबल पर एक ब्लीफ नक्शा फैलाए इसके एतराफ खड़े थे और फारिस इन्हें किसी चीज़ के बारे में समझा रहा था। वह बगौर इसकी बातें सुन रहे थे। एक मिनट, सफ़िया खाला भी इसी गांव की है? अचानक कुछ याद आने पर अदनान ने कहा। हाँ बिल्कुल, लेकिन सफ़िया खाला का इससे क्या ताल्लुक है? फारिस ने सवाल किया। अरे मेरे बुद्धू भाई, उनका एक घर भी है, उनके बच्चे वहाँ रहते हैं, इसलिए हमें किसी और जगह रहने की ज़रूरत नहीं है। अदनान ने अपनी बात समझाई। ओह अच्छा, समझ गया। एक मसला तो हल हो गया। उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। और दूसरा मसला मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मैं खुद देख लूँगी। आयरा ने हाथ ऊपर किए जवाब दिया। ठीक है, फिर तुम लोग शादी के बाद तैयार रहना। नक्शे को लपेटते हुए उन्होंने तंबीह की। इसी दौरान फैज़ी का फ़ोन बजा। किसी का मैसेज था। उसने मैसेज ओपन किया। गाइस, उसने हमारा हाँ काम कर दिया और हमारी मतलूबा चीज़ की तस्वीर भेजी है। फैज़ी ने सेल फोन में भेजी हुई तस्वीर गैंग को दिखाई। वो किसी शख्स की तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही गैंग की आंखें फटी की फटी रह गई, जबकि माफिया क्वीन ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच लीं। तो ये है वो गलीज़ इंसान। अब इसकी ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हारिस ने गुस्से से गाली देते हुए कहा। खैर, जो भी हो, हमें से किसी दो को अपनी पहचान बदलनी होगी, वरना लोगों को शक हो जाएगा और ये काम फैज़ी हारिस के ज़िम्मे है। एक नज़र उन दोनों को देखा। जो आपका हुक्म माई क्वीन। वो दोनों हल्का सा आगे झुकते हुए ड्रामाई अंदाज में बोले। हारिस चेहरा बदलने में एक्सपर्ट था। वो इतनी महारत से चेहरा तब्दील करता था कि अपने ही पहचान नहीं सकते थे। इसके बरक्स फैज़ी दूसरों की आवाज़ बआसानी कॉपी कर सकता था। आज मेहंदी सेरेमनी थी। लॉन में ही इनका इंतज़ाम किया गया था। अलीना और राख स्टेज पर एक साथ बैठे हुए थे।
अलीना ने येलो कलर का लहंगा चोली ज़ेब तन किया था और उसका दुपट्टा हरे रंग का था। हाथों में गजरे और माथे पे टीका लगा हुआ था। नफासत से किए गए मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। और राग सफ़ेद सलवार कमीज पर येलो कोट में मलबूस था। बालों को जल्द से सेट किया गया था। आपने अभी तक बताया नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ? अलीना ने धीमे लहजे में औराग से पूछा। मेरी होने वाली खूबसूरत सी बीवी लग रही हूँ, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लफ्ज़ खूबसूरत पर उसने शर्माते हुए सर को झुका लिया। तुमने बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ? उसने भी वही सवाल किया। आप मेरे होने वाले शरारती मिजाजी खुदा लग रहे हैं। उसकी बात पर अबराक हमें धीमे से हंस दिया। आप दोनों में क्या खुसर पुसर चल रही है? रुबाब उनके पास आते हुए बोली। अपनी होने वाली बेगम की तारीफ कर रहा था। और आग ने जवाब दिया। पहली बार किसी को चुड़ैल की तारीफ करते हुए सुना है। इसने अलीना को चुड़ैल कहा। अगर मैं चुड़ैल हूं तो तुम भी पागल औरत हो। उसने भी हिसाब बराबर किया। क्या? मैं औरत हूं? अपने लिए लफ्ज़ औरत पर वो सदमे में चली गई। हाँ बिल्कुल, तुम पागल औरत हो। उसने अपनी कही हुई बात को फिर से दोहराया। और आप भाई अपने इस चुड़ैल को समझा दें वरना शादी से पहले आप बेवा हो जाएंगे। और आग ने कहा, जो पेट पर हाथ रखे हंसने में मसरूफ था। सही तो कहा है मेरी होने वाली बेगम ने। कत्ल कर देने से पहले एक बार सोच लेना, उम्र कैद सजा भी हो सकती है। उसने सजा की धमकी दी। माफ़ कर दें एसएचओ राग शाह, मुझसे गलत बात हो गई। वो डरने की एक्टिंग करने लगी। सी भाई मैं कब से आपको देख रही हूँ, आपकी नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही। आयरा ने इस शान से कहा जिसकी नज़रें रुबाब से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस लड़की का नाम रुबाब है मेरी प्यारी बहन। वो अभी रुबाब को ही देख रहा था जो कोमल के साथ बातें कर रही थी। लगता है हमारे भाई को मोहब्बत हो गई है, अदनान ने हंसते हुए कहा। हाँ यार, पहली नज़र का प्यार है। ज़िशान सीने पर हाथ रखे दीवानों की तरह बता रहा था। ओ भाई, होश में आ जाए। उसके भाई अबान नामी शख्स को मालूम हुआ तो तेरी हड्डियों का चूरमा बना देगा। फैजी ने अबान का नाम लेकर इसको खौफ दिलाया। वो हाथ तो लगा के दिखाए मेरे भाई को। उसे अस्पताल तक का सफ़र न करवाया तो मेरा नाम भी आयरा सुल्तान खान नहीं। आयरा ने दांत पीसते हुए कहा। और तुम्हारे इस नेक काम में ज़रूर हम लोग साथ देंगे। चारों लड़के एक ज़बान होकर बोले। रुबाब, ये लोग कौन है? कोमल ने माफिया गैंग की तरफ इशारा किया। ये ये पापा के फ्रेंड के बच्चे हैं। आओ इनका तारुफ करवाती हूँ। इसका हाथ पकड़े वो उन्हें यंग जनरेशन की टेबल पर ले गई। व्हाट्स अप गाइस? उसने पास आते हुए माफिया गैंग से पूछा। इन लड़कियों को देख रहे थे, 2 किलो का मेकअप लगाया हुआ है। गर्मी नहीं लो हो रही क्या? फैजी ने लड़कियों के एक ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसकी बात पर यंग जनरेशन का कहकहा निकला। ये कौन है? क्या तुम्हारी कज़न है? हारिस ने कोमल की तरफ इशारा किया। ये मेरे चाचू की बेटी है, कोमल अजनान शाह। कोमल इन्हें माफिया गैंग कहा जाता है और आयरा उनकी सिस्टर प्लस क्वीन भी है। उसने माफिया गैंग को इंट्रोड्यूस करवाया। ज़िशान की नज़रें तो सिर्फ रुबाब पर ही मरकूज थी। तुम इन्हें माफिया गैंग क्यों कह रही हो? उसने हैरत से सवाल किया। क्योंकि इनके कारनामे ही कुछ ऐसे। खैर, इनके बारे में जानने के लिए तुम्हें बहुत से मौके मिलेंगे। उसने ज़रा हंसते हुए कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम इसको कहीं देख चुके हैं? हारिस के इस तरह कहने पर कोमल को परेशानी ने आ घेरा। लेकिन तुम लोग तो पहली बार इससे मिल रहे हो, रुबाब ने सवाल किया। हाँ, मुलाकात तो पहली है लेकिन इसको हमने ज़रूर कहीं देखा है, हारिस दिमाग पर जोर देते हुए कह रहा था। जिस दिन हम शॉपिंग मॉल गए थे उसी दिन देखा था, किसी लड़की को गुस्से से थप्पड़ मार रही थी। आयरा ने बगौर उसको देखते हुए कहा। वो घबराते हुए इधर उधर देखने लगती। यूं लग रहा है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। लड़के के साथ? कौन सा लड़का? और ये इसको थप्पड़ क्यों मार रही थी? रुबाब एक साथ कई सवाल पूछ बैठी। अब तो ये मिस कोमल ही बता सकती हैं। आयरा ने इसकी तवज्जो कोमल की तरफ की जो अपना घबराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, वो मेरा एक क्लास फेलो था। मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था इसलिए उसको थप्पड़ मारा था। उसने जल्दी से जवाब दिया। तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो जैसे कुछ जुर्म कर दिया हो? आयरा की उसकी एक एक हरकत पर नज़र थी। शायद मॉम बुला रही हैं मुझे, अब मैं चलती हूँ। वो कहते ही वहाँ से चली गई, जबकि माफिया गैंग एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देख रहे थे, जैसे कहना चाहते हो दाल में कुछ काला है। आज अलीना का निकाह था और शादी की तकरीब घर के लॉन में ही रखी गई थी। बारात आने वाली थी।
اس لیے ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، کسی کو کوئی ہوش و خبر نہیں تھی۔ اتنے میں شور اٹھا کہ بارات آ گئی۔ رمیسا بیگم اور ظریف شاہ جلدی سے خارجی دروازے تک پہنچے اور ان کا استقبال کر لیا۔ لڑکیوں کی ایک قطار لگی ہوئی تھی، ان کے ہاتھوں میں تازہ گلابوں کا ٹوکرا تھا جو باراتیوں کا پھولوں سے استقبال کر رہے تھے۔ سب سے آگے رباب کھڑی تھی۔ خوش آمدید دلہے صاحب، رباب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ پاگل عورت، اس نے دھیمے سے اس کے کان میں کہا۔ اگر آپ نے مجھے پھر سے پاگل کہا تو بھول جائیں کہ آپ آج اس چڑیل کو اپنے ساتھ لے کے جا سکیں گے، دانت پیستے ہوئے کہا۔ بمشکل اپنے آنے والے کہے کو اس نے قابو کیا تھا۔ خوش آمدید میرے بھائی، ابان نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا، اور اس نے مسکراتے ہوئے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ داخلے دروازے سے لے کر اسٹیج تک سرخ قالین بچھی ہوئی تھی۔ دلہے صاحب قالین پر چلتے ہوئے اسٹیج تک آئے، جوڑے کے لیے سجائے گئے صوفے پر براجمان ہوئے۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں جہاں سے علینا کو آنا تھا۔ دلہے صاحب ذرا صبر کریں، آپ کی ہونے والی بیگم ابھی آ جائیں گی۔ فیضی کی تیز نظروں سے اس کی یہ حرکت چھپی نہیں رہ سکی۔ اس کی بات پر اوراق مسکرایا۔ صبر ہی تو نہیں ہو رہا میرے یار۔ اس کی بے چینی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ علینا سجی سوری اپنے روم میں بیٹھی تھی۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کا شرارہ زیب تن کیا تھا جس پر گولڈن تاروں سے کام کیا گیا تھا۔ بالوں کا میسی جوڑا کیے دوپٹے کو پن کیا گیا تھا۔ بیوٹیشن نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کا میک اپ کیا تھا۔ ارے ماشاءاللہ، چڑیل تو آج آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی ہے کتنی۔ رباب اور حلیمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی دلہن بنی علینا کو دیکھ کر بے ساختہ رباب نے اس کی تعریف کی۔ شکریہ پاگل عورت میری تعریف کرنے کے لیے، اس نے بھی دوبدو جواب دیا۔ اب چلیں ورنہ اوراق بھائی نے ادھر ہی آ جانا ہے، حلیمہ نے ذرا ہنستے ہوئے کہا۔ علینا تو اوراق کا نام سن کر ہی برش کرنے لگی تھی۔ اوہو دیکھو تو ذرا اوراق بھائی کا نام سن کر کیسے شرما رہی ہے۔ حلیمہ نے اس کو مزید چھیڑا۔ بھابھی بس بھی کریں، وہ شرماتے ہوئے حلیمہ کو منع کرنے لگی۔ اوکے اب چلو باہر چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں، خاص کر تمہارے ہونے والے میاں۔ حلیمہ ابھی بھی باز نہیں آئی تھی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا بھابھی، اوراق بھائی کی نظریں تو صرف انہی کی متلاشی ہیں۔ رباب نے اس کو مزید تنگ کیا، وہ بس اسے گھور کر رہ گئی۔ مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے اس کو ساتھ لیا اب لان کی طرف وہ جا رہی تھی۔ آپ کا انتظار ختم ہوا مسٹر اوراق، آپ کی ہونے والی مسز کی انٹری ہو رہی ہے۔ فیضی نے اوراق کی توجہ سامنے سے آ رہی علینا پر کرائی جو سہج سہج کر قدم رکھتے ہوئے آ رہی تھی۔ اوراق کی نظر اس پر پڑی تو دوبارہ پلٹنا ہی بھول گئی۔ رباب اس کو اسٹیج تک لے کر آئی۔ بھائی حقیقی دنیا میں واپس آ جائیں، آپ کی محبوبہ آپ کے سامنے کھڑی ہے، رباب نے اوراق کو ہوش میں لاتے ہوئے کہا جو خود دیدے پھاڑے علینا کو دیکھ رہا تھا۔ ہوش میں آتی اس نے اپنا داہنا ہاتھ علینا کی طرف بڑھایا اور وہ اس کا ہاتھ تھام کر صوفے تک آئی اور اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ قاضی صاحب بھی آ چکے تھے۔ اجابہ قبول کے بعد مہمان انہیں مبارکباد دے رہے تھے جس کو وہ دونوں مسکراتے ہوئے قبول کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری جوڑی ہے، اللہ ہمیشہ انہیں ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ عشرت بیگم نے انہیں دل سے دعا دی۔ آمین ثم آمین، ساتھ میں کھڑی سمرین بیگم اور نازش بیگم نے ایک ساتھ کہا۔ بھابھی مجھے تو رباب بھی بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ نازش بیگم کی نظریں رباب پر ہی جمی ہوئی تھی جو اس نئے جوڑے کی تصویریں لے رہی تھی۔ دونوں بچیاں بہت ہی پیاری ہیں، انہوں نے بھی ان کی تعریف کی۔ آپ دونوں کی تصاویر تو ہو رہی، میری اب کون تصویر بنائے گا؟ اب اسے اپنی ٹینشن کھائے جا رہی تھی۔ رباب تمہیں کیا ہوا ہے؟ ذیشان نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا۔ ینگ جنریشن خاموشی سے کان لگائے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ کوئی بھی میری تصویر نہیں لے رہا، پلیز آپ ایک لے لیں، اس نے بڑے ہی مان سے کہا۔ اتنی سی بات، ابھی لے لیتا ہوں، وہ انکار نہ کر سکا۔ تھینکس، آپ کتنے اچھے ہیں، کاش کہ ہر کوئی آپ کی طرح ہوتا۔ خوش ہوتے ہوئے اس کی تعریف کی، اس کا پھولا ہوا چہرہ کھل اٹھا۔ کوئی بات نہیں، آپ کو جب بھی میری ضرورت ہو میں ہمیشہ حاضر رہوں گا۔ اس نے اس کے کہنے پر مافیا گینگ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور وہ بنا اثر لیے رباب کی فوٹو کھینچنے لگا۔ رخصتی کا وقت قریب ہوا تو علینا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنوں کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ بس کر دیں، اتنا زیادہ روئیں گی تو واپس پڑی سے چڑیل بن جائیں گی۔ رباب کو اب کوفت ہو رہی تھی اس کے رونے سے۔ تم چپ کرو، تمہاری طرح ہر کوئی پتھر دل نہیں ہے۔ وہ اسے ڈانٹنے کے بعد پھر سے رونے لگی۔ بس میری بچی اب اور نہیں رونا، رمیسا بیگم اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔
بابا! وہ ظریف شاہ کو دیکھتے ہی دوبارہ رونے لگی۔ ان کی آنکھیں بھی اشکبار تھیں۔ اور راگ بھائی، رخصتی کینسل، آپ دلہن کو لیے بغیر ہی جائیں گے۔ ربیب کو اب اس کے رونے سے چڑ ہو گئی تھی۔ لیکن کیوں؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیا تمام لوگ ہی حیران تھے کہ اچانک یہ کیا ہوا؟ کیونکہ آپ کی بیوی جس حساب سے رو رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آج کی تاریخ میں ان کے آنسوؤں کے سمندر خشک ہوگا۔ اس نے علینا کے اس قدر رونے پر چوٹ کی۔ میں ہر قیمت پر اپنی بیگم کو لے کر جاؤں گا، اس کے لیے مجھے یہاں ساری رات رکنا پڑے تو بھی منظور ہے، اس نے بھی اٹل لہجے میں کہا۔ بیٹا بس کرو، اب چلو گھر چلتے ہیں۔ عارفہ بیگم نے اس کو کندھوں سے تھاما اور دلہے کی گاڑی تک لے کر آئیں۔ ابان نے قرآن کے سائے میں علینا کو رخصت کیا۔ بارات کے جاتے ہی مہمان بھی دھیرے دھیرے جانے لگے۔ 12:30 بجے تک یہ سب کچھ چلتا رہا۔ رات کا کوئی تیسرا پہر تھا۔ چاندنی رات میں ہلکی سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ آئرہ ہاتھوں میں بلیک ٹی کا مگ لیے تنہا ہی لاؤنج میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ ابان شاہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر کھڑا دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ حرکت آئرہ کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکتی تھی، لیکن وہ سرے سے ہی نظر انداز کر رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر کھڑکی پر نظر ڈالی تو ابان وہاں نہیں تھا، لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف پشت کیے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد پلٹی تو ابان اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو میں بات کرنا چاہتا ہوں، بغیر کسی جھجک کے اس نے کہا۔ جی کہیں، میں سن رہی ہوں۔ آئرہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آئرہ اتنے دنوں سے اس کے گھر پر ہی رہ رہی تھی۔ ان کا صرف آمنا سامنا ہی ہوتا تھا، لیکن گفتگو آج پہلی دفعہ ہو رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے، اس رات آپ ہی تھی جس نے ان لڑکیوں کی اغوا کی گئی لڑکیوں کو بچایا تھا، تو پھر آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ اس سب کے پیچھے کون ہے؟ وہ غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ اور آپ میرے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ کہیں آپ میری جاسوسی تو نہیں کر رہے؟ وہ شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ایک ساتھ اتنے سوال پر وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ جان لیوا تھی۔ اگر آئرہ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً وہ اس پر مر مٹتی، لیکن سامنے آئرہ خان تھی۔ وہ اتنی جلدی کسی سے امپریس ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ سامنے والا بندہ ابان شاہ کی طرح کتنا ہی ہینڈسم کیوں نہ ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے، جواب دیں۔ ابان کے جواب نہ دینے پر اس نے پھر سے پوچھا۔ ابان نے ہوٹل سے لے کر اب تک کی ساری رتاد آئرہ کو سنا دی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے ہمارے بارے میں، لیکن اگر آپ نے دوبارہ میری جاسوسی کی یا میرے معاملات میں دخل اندازی کی تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سو بی کیئرفل۔ سرد مہری سے کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ چند قدم ہی چلی تھی کہ ابان کی آواز سے اس کے قدموں کو بریک لگا۔ اگر دوبارہ ضرورت پڑی تو میں ضرور کروں گا، اور اس کی قیمت آپ کی جان بھی ہو سکتی ہے، تلخ لہجے میں کہتے ہوئے وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ ابان بس اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ رباب، تم ابھی تک اسی ہولیے میں ہو؟ جلدی فریش ہو کر آؤ، علینا کے ہاں بھی جانا ہے نا؟ رمیسہ بیگم نے حیرت سے رباب کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی تک شرٹ اور ٹراؤزرز میں ملبوس تھی۔ آپ ہی کے یہاں جانا ضروری ہے کیا؟ ابھی تو میری نیند بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جمائے لیتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ بالکل ضروری ہے، ناشتہ بھی تو لے کر جانا ہے، وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے ناشتہ کو پیک کرتے ہوئے کہا۔ ماما، ایک کام کریں، آئرہ کو بھیج دیں، وہ چلی جائے گی۔ ویسے بھی مجھے نیند آ رہی ہے، میں تو سونے جا رہی ہوں۔ کچن میں داخل ہوتے آئرہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جائے گی، اور میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں کہ تم تیار نہیں ہو کر آئی تو میں اس بار تمہیں جوتی لگاؤں گی۔ تھوڑا وہ سخت ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں، اپنی جوتی کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے منہ کے ہزار زاویے بگاڑے اور اپنے کمرے میں چلی گئی تیار ہونے کی غرض سے۔ آئرہ بیٹی، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ پیار سے پوچھا گیا۔ شکریہ آنٹی، میں بس پانی لینے آئی تھی۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکال لی۔ اچھا، یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ارینا آئینہ کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی، اور آگ بیڈ پر لیٹے ہوئے دلچسپی سے اس کو تیار ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے آئینے میں ہی اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں میری بیوی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے، دل فریب مسکراہٹ چہرے پر سجائے معنی خیزی سے کہا گیا۔ اس کی بات پر علینا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے تیار نہیں ہونا کیا؟ آخری ٹچ اپ کرتے ہوئے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ دوپٹے کو درست کرتے ہوئے علینا نے اجازت دی اور کومل کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی،
आप लोग तैयार हो गए हो तो नीचे आ जाए, मॉम बुला रही हैं। कोमल ने आरफा का पैगाम दिया था और अलीना की सुने बगैर ही चली गई। औराक, इसका रवैया इतना तब्दील कैसे हो गया है? अलीना ताज्जुब के साथ औराक से पूछ रही थी। उसने ये बात नोटिस की थी कि कोमल ज्यादातर किसी से बात नहीं करती थी और अगर कोई कुछ कहता तो सीधे मुंह जवाब भी नहीं देती थी। ये सब डैड की दी हुई आज़ादी और लाड प्यार का नतीजा है। छोड़ो, तुम सिर्फ 10 मिनट रुको, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। बिस्तर से उठता वो अलीना के मुंतखब किए गए लिबास को लेकर वॉशरूम में घुस गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। रबाब, अवान और माफिया गैंग शाह हाउस में दाखिल हुए। रबाब ने साथ में आई मुलाजमा को इशारा किया। वो खाने को किचन में रखने चली गई। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, इस सब की क्या जरूरत थी? मैंने भाभी को मना भी किया था, फिर भी उन्होंने तकल्लुफ किया। आरफा बेगम ने नाश्ता को देखकर शिकायत की। चची जान, आप ये सब मम्मा से कहिएगा, वो आप ही की जुबान समझेंगी। उसने झुंझलाते हुए जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तुम लोग बातें करो जब तक मैं नाश्ता लगवाती हूँ। उन्होंने कहते हुए किचन का रुख किया और मुलाजमा के साथ मिलकर खाने को टेबल पर सेट करने लगी। यंग जनरेशन बातों में लगी हुई थी कि इसी दौरान औराक अलीना भी आ गए। आप ही कैसी हैं आप? वो भागकर उसके गले लग गई। इसको साथ लगाए डाइनिंग टेबल पर आई थी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है? मामा पापा कैसे हैं? वो नहीं आए क्या? एक साथ कई सवाल किया। मैं भी अच्छी हूँ, आपके वालिदैन भी ठीक है, लेकिन वो नहीं आए हैं। उसने तफसील से आगाह किया। भाई आप कैसे हैं? अबान के गले लगते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ मेरी नन्ही गुड़िया। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। मेरे यार। ओवराट ने अबान से मुसाफा किया। सबसे मिलने के बाद खुशगवार माहौल में नाश्ता किया गया। नाश्ते के बाद यंग जनरेशन लाउंज में बैठी गपशप कर रही थी। तुम्हारे ये पालतू कुत्ते एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते हैं ना? कोमल ने तन्हा खड़ी आयरा से तनसीन कहा कि इसका इशारा माफिया गैंग की तरफ था। वह इससे बदला ले रही थी क्योंकि आयरा की वजह से इसकी पोल खुलने वाली थी। क्या कहा तुमने? एक दफा फिर से कहना जरा। गुस्से से सुर्ख होती आंखों से वो कोमल को देख रही थी। तुम्हारे पालतू कुत्तों की बात कर रही हूँ। नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने कोई जादू कर दिया है उन पर। इसीलिए तो हर वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उसने वजाहत की और आयरा का सब्र बस यहीं तक था। अगर आइंदा तुमने मेरे भाइयों के बारे में कोई बकवास की ना, तो तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा बिगाड़ने में देर नहीं करूंगी। दूसरे हाथ से उसका जबड़ा दबाते हुए उसने धमकी दी। आयरा, क्या तुम ठीक हो? माफिया गैंग घबराते हुए उनके पास आई। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगी? और एक बार नहीं, 1000 बार बोलूंगी, पालतू कुत। काफी के बाकी के अल्फाज मुंह में ही नहीं थे कि आयरा का एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। थप्पड़ इतनी जोर का था कि वो डिस्बैलेंस होकर नीचे गिर गई। सब हक्का बक्का होकर ये मंजर देख रहे थे। हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मामला क्या है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। तैश के आलम में कहते हुए फिर से कोमल की तरफ बढ़ी, लेकिन फारस और अदनान ने इसको पकड़ लिया। आयरा प्लीज रुक जाओ। वो इल्तिजाइया नजरों से उसको देख रहे थे। कोमल का चेहरा एहसास से जिल्लत से सुर्ख हो गया। अबान और असलान शाह ने जब सुना तो भागकर लाउंज में आए। उनके पीछे आरफा बेगम भी थी। कोमल क्या हुआ है? किस बात पर इतना तमाशा खड़ा किया है? आरफा बेगम इसके सर पे सवार उससे सवाल कर रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि जो कुछ भी हुआ है इसमें कोमल का ही हाथ होगा। इसलिए वो अपनी बेटी की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी। कोमल ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं इस बेइज्जती का बदला तुमसे लेकर रहूंगी, याद रखना। गुस्से से कहते हुए उसने अपना मोबाइल लिया और घर से निकल गई। इसके अंदर बदले की आग पनपने लगी थी। आखिर बात क्या है, मुझे भी कोई समझाएगा? आरफा बेगम सवालिया नजरों से सबकी तरफ देख रही थी, लेकिन सब खामोश थे। आपकी बेटी ने मेरे भाइयों की तस्दीर की थी, इसलिए मैंने उसको सिर्फ एक छोटा सा सबक सिखाया। और मेरे भाइयों के बारे में कोई बकवास करे, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी, फिर चाहे सामने वाला इंसान कितना ही करीबी क्यों ना हो। तल्ख लहजे के साथ कहते हुए वहां से वॉकआउट कर गई, जबकि आरफा बेगम ने परेशानी से अपना सर थाम लिया। अजलान अंकल और राग भाई, हम आपसे शर्मिंदा है और उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। फारिस शर्मिंदगी से सर झुकाए माफी मांग रहा था। हाँ अंकल, वो जरा गुस्से की तेज है, इसलिए इसने अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकी। आप प्लीज इसको माफ कर दें। फैजी ने भी फारिस की हाँ में हाँ मिलाई। बेटा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आप लोगों से शर्मिंदा हूँ कि जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी बेटी की ही गलती है। आप लोग यहाँ पहली बार हमारे घर तशरीफ लाए हैं और ये सब कुछ हो गया।
एहसास नदामत से उन्होंने अपना सर झुका लिया। ठीक है, फिर हम सब लोग अब चलते हैं। ये कहते ही वो लोग वहाँ से चले गए। ओके चाचू, अब हम भी चलते हैं, हमें आए हुए काफ़ी वक़्त हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। अबान ने इजाज़त चाही और रबाब को इशारा किया। वो अपना बैग ले आई और अबान के हमरा चली गई। जब से इशरत बेगम और सुल्तान साहब को मालूम हुआ, वो परेशान हो गए थे। सुल्तान साहब इस तरह की किसी कैफियत में टहल रहे थे। अहिरा, तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? माफिया गैंग के घर में दाखिल होते ही इशरत बेगम ने पूछा। मामा, आप जानती हैं ना, मुझसे मेरे अपने भाइयों की तस्दीर बर्दाश्त नहीं होती। अभी तो सिर्फ थप्पड़ लगा है। आइंदा उसने ऐसा कुछ कहा तो उसकी जान लेने से गुरेज नहीं करूंगी। इसका गुस्सा किसी हद भी कम नहीं हो रहा था। बेटा, अगर उसने कुछ कह भी दिया है तो फिर भी आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो अलीना का ससुराल है। खुदा न ख्वास्ता उनके दरमियान कोई अनबन हो गई हो तो फिर हम क्या करेंगे? सुल्तान साहब ने समझाया। उसने महज पर इत्तेफाक किया। सब लोग अपना-अपना सामान पैक कर लें, आज हम वापस जा रहे हैं। तौक़ुफ़ के बाद सुल्तान साहब ने ऐलान किया। उनके हुक्म पर सब अपने कमरों में चले गए, सामान रखने की गर्ज से। मामा, आप जानती हैं जिस दिन मैं और आप ही शॉपिंग के लिए गए थे, उसी दिन आयरा ने एक लड़की की पिटाई की थी। उसने सारी रुदात सुना डाली। मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि गार्ड्स के बगैर घर से बाहर ना जाया करो। आबान ने सुनते ही गुस्से से कहा, सॉरी भाई, वो आप ही इतनी जल्दी में लेकर गई थी कि किसी चीज़ का होश ही नहीं रहा। रुबाब ने वजाहत की। वैसे मामा, आपको आयरा कैसी लगती है? मुझे तो वो बहुत दिलचस्प लगी। इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी शानदार और इम्प्रेसिव है। रुबाब अपनी राय कायम कर रही थी। आयरा के बारे में अबान बड़ी दिलचस्पी के साथ रुबाब की बात सुन रहा था। मुझे भी पसंद आई है, सबसे मुख्तलिफ है, लेकिन थोड़ी अजीब है। फैमिली के अलावा किसी से बात करना पसंद नहीं करती है। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई बता रही थी। बाबा, मुझे आप लोगों से एक परमिशन चाहिए थी। आयरा ने अपने वालिदैन से कहा, जो कि शाम की चाय से लुत्फ़ उठा रहे थे। हाँ कहो, क्या बात है? सुल्तान साहब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। दरअसल हम सफ़िया खाला के गाँव जाना चाहते हैं किसी ज़रूरी काम से। 1 हफ़्ते तक वापस आ जाएँगे। ये कहते हुए उसकी नज़रें सुल्तान साहब के चेहरे पर ही मरकूज़ थीं। लेकिन बेटा, आपको वहाँ पे क्या काम है? उन्होंने काम की नौइयत के बारे में पूछा। वो मैं फ़िलहाल आपको नहीं बता सकती। ये थोड़ा सीक्रेट है। वक़्त आने पर मैं आप दोनों को सब कुछ बता दूँगी। नज़रें झुकाए वो कह रही थी। हुँ, अच्छा, वैसे जाना कब है? चाय का आखिरी घूँट लेते हुए पूछा। अगर आप इजाज़त दें तो कल ही चले जाएँगे। वो खुश होते हुए बोली। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। उन्होंने इजाज़त दे दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दूँगी। इरशाद बेगम, जो बड़े गौर से बाप-बेटी की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा रही थीं, फ़ौरन से बोली। मोहम्मद जाने देना, 1 हफ्ते में आ जाएँगे। प्लीज़, प्लीज़। अब वो इशरत बेगम से रिक्वेस्ट कर रही थी। प्रॉमिस, 1 हफ्ते तक आ जाओगी। वो अब इससे वादा ले रहे थे। अगर काम मुकम्मल नहीं हो सका तो 1-2 दिन लेट भी हो सकता है। लेकिन आप फ़िक्र ना करें, आपकी बेटी अपना बहुत सारा ख़्याल रखेगी। वो उन्हें यकीन दिलाते हुए बोल रही थी। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ? वो इनकी बात मान गई थी। ओह! थैंक यू सो मच मामा बाबा, अब मैं जाके अपने गैंग को भी खुशखबरी दूँगी। वो खुशी से कहते हुए माफिया गैंग को बताने चली गई। वो दोनों अफराद अपनी बेटी की खुशी देखकर मुस्कुरा उठे और उसके अच्छे नसीब की दुआ करने लगे।